मौसम बहार है, दिल गुलजार है और ज़िंदगी जैसे भी एक बहता हुआ आबशार है। ये इंटरव्यू देखा अभी मैंने। ये अभिमन्यु अरोड़ा साहब ने कमलजीत सिंह का इंटरव्यू किया, मेरे मित्र का। और ये देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा जिक्र भी उन्होंने इसमें किया। कमलजीत साहब ने बड़ा ही अच्छा इंटरव्यू किया है भाई अभिमन्यु, आपने। आपका होमवर्क भी बहुत अच्छा था। तो इन दिनों तो कमलजीत साहब का चर्चा ज़बरदस्त है, क्योंकि उनकी फ़िल्म मिसेस और बड़ा नाम करेंगे, ये बहुत ही कामयाब फिल्में ऑल टाइम ग्रेट मानी जा रही हैं। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसमें एक छोटा सा टुकड़ा इसमें डाल दूँ अभिमन्यु अरोड़ा साहब की इजाज़त से, क्योंकि मेरा तो एक नॉन कमर्शियल चैनल है, कोई पैसा वैसा मैं नहीं कमाना है इसमें। गिने चुने धोए पहुँचे मेरे श्रद्धालु हैं जो इसे देख लेते हैं, तो इसलिए ऐड कर रहा हूँ मैं उसे। गया सेंट मेरीज। ओके, हाँ ठीक है। तो आपकी क्या यादें हैं सहारनपुर की? भाई, मोस्टली जो मैं अपने आप को सहारनपुर ही भूलता हूँ इसलिए क्योंकि जो सब एक नौजवान लड़के के साथ या ग्रोइंग चाइल्ड के साथ होता है, वो वहाँ मेरे साथ पहली बार हुआ सब कुछ। अच्छा। हाँ, पहली लड़ाई भी पहली हुई, पहली बार पिटा भी होऊंगा, पहली बार पीटा भी होऊंगा। अच्छा, पिटा तो पता नहीं, पीटा तो होगा आपने पक्का। तो ये सब जो भी पहला जो फैन लेटर होता है, अच्छा। वो सब कुछ वहीं, पहला इश्क सब कुछ वहीं हुआ। ओके। हाँ, तो आपके जो मेजर फ्रेंड्स वगैरह थे वो कहाँ पे थे? सहारनपुर। सहारनपुर। तो अभी है उनके हाँ पास? हाँ, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, रमेश दत्त, सतीश त्रेहान और सुभाष विशिष्ट। ये सब हमारे बचपन के साथी हैं, वो आज तक मिलते हैं। अच्छा, अभी होता है आप लोगों का मिलना? रमेश तो लगातार मिलता है। किस बारे में बात होती है? रमेश रिटायर्ड एज ए प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड इंग्लिश पढ़ाता था पहले। इंग्लिश का प्रोफेसर था, फिर हिस्ट्री का हुआ। तो मेरा हम दोनों का शौक एक था, वो उर्दू शायरी के बारे में बात होती थी। और जब हम पहली बार मिले तो हम लोग एक बुक शॉप में मिले, कैम्ब्रिज की। अच्छा। तो वो स्टेचर में थोड़ा सा छोटा था, दुबला पतला था। तो मैं इधर एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मुझे वो कंपटीशन, ये वो मैगजीन होती हैं, वो मैं लेने गया था। अच्छा। कैम्ब्रिज बुक शॉप में। तो मैंने ये देखा इसको, मैं कल कुछ देख रहा था, ये भी। मैं कहा क्या देख रहे हो? कहने नहीं ऐसी किताब। मैं कहा क्या करते हो? कहता बीए कर रहा हूँ। मैं कहीं इतना छोटा बीए फर्स्ट ईयर में था, मेरे से 1 साल बड़ा, 2 साल बड़ा है। तो तब से मुलाकात है। ओके। तो अभी मूवीज के बारे में बात होती है? वो तो भैया फिर वो उसका वो करता ही, वो पॉडकास्ट वगैरह तो नहीं करता, लेकिन उसका 1 घंटे का हर रोज किसी का भी जन्मदिन हो, बर्थडे हो, गुरुदत्त हो, मजनू सुल्तानपुरी हो, कैफी आदमी हो, कोई भी हो, 70s तक उसकी मास्टरी है। फिल्म में कोई भी सवाल, इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिल्म्स एंड हिस्ट्री ऑफ कोर्स। तो उनसे जब बात होती होगी बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। हाँ, नई नई बातें, नई नई चीजें पता चलती होंगी। हाँ हाँ, भाई जो भी बात तो वो सियानी करता ही है ना, टीचर है। ऐसा सियाना दोस्त होना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट ये होता है ना कि तुम जब उन लोगों से मिलते हो, जैसे आज कवल सर के साथ हम बैठे हैं, तो अभी जो बातें हमारी इससे पहले भी हुई है, बहुत चीजें सीखने को मिलती है इंडस्ट्री के बारे में, लोगों के बारे में, आसपास जो हमें इतनी नॉलेज नहीं है। जब मैं आपके बारे में पूरा एक बार ऑनलाइन देख भी रहा था, इतनी चीजें थी शायद मुझे नहीं पता थी, है ना? ठीक है। एंड सर पता नहीं ताश खेल रहे थे हम लोग, डीलर्स चलती थी ट्रेन में, ट्रेन में ताश खेल रहे थे। और साहब वो 10 रुपए जो मैं हारा हूँ, वो मुझे आज तक याद है। अच्छा। हाँ, पैसे वैसे होते कहाँ? कौन सी ईयर की बात थी? ये बहुत ईयर भूल जाओ, हिस्ट्री भूल जाओ। मैं हिस्ट्री का हम ईयर के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं फिलॉसफी का स्टूडेंट। ठीक है। और साइकोलॉजी का। तो एक्टिंग का सर आपको कब डिसाइड करा आपने? क्योंकि आप उस टाइम सहारनपुर में ऐसा कुछ कर रहे थे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने ना तो कभी थिएटर किया है ना कुछ किया। सिर्फ मुझे उर्दू शायरी का शौक था। बाकी मैं जाना क्या है, मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा वहाँ मसूरी में। उसका नाम स्कूल का हमारे सेंट जॉर्जेस कॉलेज था।
और वहाँ पढ़ा, तो वहाँ से ज़्यादातर लड़के जो थे वो आर्म फोर्सेस में जाते थे। वैसे तो मेरे क्लासमेट्स जो हैं वो और दायरों में भी हैं, एक तो वाइस चांसलर भी रहे हैं। अच्छा। हमारे यहाँ बहुत लायक, हम में से सबसे लायक जो था वो राम, वो तो JNU में भी कंसल्टेंट रहा है। ऐसे अपने इसी रमेश दत्त के पास बैठा था घर में, इसका इंतजार कर रहा था, ये बाहर गया हुआ था। तो आई वाज ब्राउजिंग थ्रू अ मैगजीन, मेरा ख्याल फेमिना थी, क्या थी याद भी नहीं है, फेमिना होगी या फिल्म फेयर होगी। उसमें इंस्टीट्यूट का वो था, FTII का फॉर्म था। तो वो जब आया तो मैंने कहा यार ये इसमें एक मैगजीन, इसमें एक आर्टिकल है, वो पढ़ना चाह रहा हूँ, ले जाऊँ? कहने लगा हाँ। तो मैं ले गया, वो फाड़ के मैंने वापस दे दिया उसको, और भर के मैंने, एक अपना दोस्त फोटोग्राफर था, तो वो दुकान जब वो उसके फादर ने बंद की, उसके बाद में गया, उसने 3 फोटोएं ली, एक सामने से, एक इधर से, उधर से, वो भेज दिया मैंने। कुछ बरस पहले हमारी मित्र जब इंग्लैंड पहुंची तो वो कोकरमाउथ, जो कि वर्ड्सवर्थ का बर्थ प्लेस, लेक डिस्ट्रिक्ट्स में, वहाँ पहुंच गई। तो वहाँ म्यूज़ियम है, तो इस म्यूज़ियम में जब वो गई तो उन्होंने जाकर के ये मग तलाश किया, और जब लौट कर आई तो मुझे ये मग उन्होंने भेंट किया। उन्होंने कहा भाई मुझे ख्याल आया कि आप तो रोमांटिक पोइट्री को पढ़ते ही नहीं, जीते हो, वर्ड्सवर्थ तो आपके दिल में बसते हैं, अब तो आप जीते भी वर्ड्सवर्थ की तरह से ही हो, तो मैं आपके लिए ये मग लाई हूँ, ये डैफोडिल। तो डैफोडिल्स जो है ये बड़ी पोएम है उनकी, वर्ड्सवर्थ की, और मैं सोचता हूँ कि इसको उन्हीं तरह के कुछ फूलों में जाके पढ़ा जाए। वो डैफोडिल्स तो नहीं, लेकिन हैं तो उसी तरह के फूल। तो मेरा ख्याल है ये देखिए, ये जो है ये डैफोडिल है, और ये मग मेरे पास सुरक्षित है। मग सुरक्षित है, लेकिन मित्र हमारी दुनिया से रुखसत हो चुकी हैं कुछ बरस पहले, बस कुछ अरसा पहले। मेमोरीज कम अलाइव, कि कैसे उनके मन में आया होगा वहाँ पर कि ये मग तो मुझ तक ही आना चाहिए, ये मग मुझ तक है और हमेशा सुरक्षित रहेगा। और वो याद भी कि उनके मन में कैसे आया और क्यों उनको ये लगा कि ये मग मेरे कलेक्शन में होना चाहिए। तो मैं इसको बहुत इज़्ज़त देता हूँ। लेकिन मैं वो पोएम पढ़ रहा हूँ, और वो पोएम जो डैफोडिल्स है वो उन्हीं को याद करते हुए पढ़ रहा हूँ। दुनिया से रुखसत हो जाते हैं मित्र परिचित अपने, लेकिन यादें रह जाती हैं, बड़ी मधुर सी यादें। हस्बैंड वाइफ टीम मेरे इतने करीबी थे, परिवार का हिस्सा थे, और दोनों ही रुखसत हो गए। दोनों, पहले हस्बैंड रुखसत हुए और फिर वाइफ रुखसत हुई। तो ये मेमोरी जो मेरे मन में आ रही है उन दोनों के लिए है कि मैं इस पोएम को पढूं, डैफोडिल को, और वर्ड्सवर्थ को भी इस तरह से खिराज अक़ीदत दे दूं। ये हर की पौड़ी है, वो प्राचीन मंदिर है, और यहाँ से जल भरा जाता है। ये जल सबसे पवित्र माना जाता है। कुछ श्रद्धालुओं ने ख्वाहिश जाहिर की है, तो देखता हूँ अभी यहाँ पर कैसे भर सकता हूँ। भीड़ बहुत है आज क्या इन दिनों भीड़ बहुत रहती है यहाँ पर।
जिस देश में गंगा बहती है, बहते बहते कहती है, मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है जिस देश में गंगा। कुछ लोग जो ज़्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज़ यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। क्यों? आखिर क्यों? ये फिल्म राज कपूर ने बनाई, जिस देश में गंगा बहती है। ये वो पवित्र स्थल है जहाँ से जल भरा जाता है, और मैंने अभी ब्रह्मकुंड से जल भरा, क्योंकि कुछ दोस्तों की ख्वाहिश है कि मैं उन्हें बेंगलोर में ये जल अर्पित कर दूं और वो पूजा याचना में इसे इस्तेमाल कर लें। फिल्म्स में तो राज कपूर ने जल्दी ही काम करना शुरू कर दिया था। अब 1947 में जैसी आज़ादी मिली, उसी वक्त में उनके दिमाग में यह आया कि मुझे तो भैया प्रोड्यूसर भी बनना है, डायरेक्टर भी बनना है, अपनी फिल्म बनानी है। पापा से कहा, पृथ्वीराज कपूर जी से, पापा मुझे अपनी फिल्म बनानी है। पापा कहते तुम्हें फिल्म बनानी है, तुम पहले जाओ और केदार शर्मा के 4th असिस्टेंट हो जाओ, नीचे से शुरू करोगे तो ऊपर तक जाओगे, तरक्की इतनी मिलेगी। राज कपूर ने बात मान ली। अब राज कपूर ने अपनी पहली फिल्म बनाई आग, और इस आग में 2 हीरोइन के अलावा उन्हें एक तीसरी हीरोइन की ज़रूरत है, जिसके लिए उनके बहुत मन में था कि किसी तरह नरगिस तैयार हो जाए, क्योंकि नरगिस ऑलरेडी अपना नाम फिल्म्स में कर चुकी थी। एक दिन राज कपूर पहुंचे नरगिस के घर पे और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नरगिस निकल के आई, और उस वक्त शायद वो कुछ भजिया पकौड़े बना रही होंगी, तो बेसन से सने उनके हाथ थे। तो उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा खुला कहा, कहिए कहिए। बस राज कपूर उनको देखते रह गए, इतने करीब से उन्हें पहली बार देखा। कहिए। राज कपूर ने कहा, मुझे आपको अपनी फिल्म में लेना है। तो यहाँ से आगे की कहानी अलग है। आपको याद है ना, बॉबी में भी ऐसा एक सीन फिल्म बॉबी में राज कपूर ने दिया था, डिम्पल और ऋषि कपूर। तो यहाँ से आग फिल्म के बारे में हम यही कहेंगे। और जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, जरा अनयूजुअल सी फिल्म थी ये। तो एक इंटरव्यू में मुकेश साहब कह रहे थे कि जब वो डिस्ट्रीब्यूटर्स देखने आए तो अरे ये क्या फिल्म बनाई राज कपूर तुमने, इसमें तो कुछ भी दमखम नहीं है, और हम तो एक बात कहेंगे कि अगर आग लगानी है तो तुम हमारे थिएटर में क्यों लगाते हो, अपने एक थिएटर बनाओ, उसी में आग लगाओ। यहाँ तक लोगों ने कहा। राज कपूर घबराने वाले इंसान थे, और ये फिल्म पिट गई बॉक्स ऑफिस पे। लेकिन जो आग सिनेमा में नहीं लग पाई बॉक्स ऑफिस पे, वो राज कपूर के दिल में लग गई, और यहाँ से शुरू हुआ नरगिस और राज कपूर का एक ऐसा सफ़र। आप चाहे उसे रोमांटिक कह लें, आप उसे कह लें सिनेमैटिक कह लें, आप उसे इमोशनल कह लें, जो आप कहना चाहें कह लें, चॉइस है। लेकिन ऐसी गहराई थी रिश्ते में कि बस वो भी अपने ढंग का अनोखा ही एक रिश्ता बना। अब इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। राज कपूर ने आरके स्टूडियो बनाया। कहा जाता है कि नरगिस भी चाहती थी कि अपना प्रोडक्शन हाउस हो उनका, राज कपूर का, और उसमें कुछ उन्होंने जो भी मदद थी हुई। मुझे बड़ा दुख हुआ जब पिछले दिनों मुझे मालूम हुआ कि आरके स्टूडियो बिक गया, और उसके बाद वो जो आरके का ग्लैमर होता था वो ख़त्म भी हो गया। राज कपूर की फिल्म शुरू होती थी ला रा 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 रा, और आपको मालूम है कि ये ब्लू डेन्यूब जो है, ये दरअसल एक ट्यून थी एक यूरोपियन म्यूजिशियन की, जिससे राज कपूर ने 34,000 रुपये में खरीदा उस ज़माने में।
और ये उसका थीम म्यूज़िक बन गया। अब सिलसिला चल पड़ा, एक के बाद एक फिल्म आ रही है। राज कपूर बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। मैं आज बात ये करना चाह रहा हूँ कि भैया ये फिल्म बनी कैसे, जिस देश में गंगा बहती है। चूँकि इस वक्त मैं गंगा के किनारे हूँ, गंगा की खामोशी और सरगोशी और इतना सुंदर खूबसूरत जल इस वक्त गंगा का। तो मैं ये सोच रहा था कि इस फिल्म का जिक्र करूँ, लेकिन मैं पहले आपको बताता चलूँ। बैकग्राउंड ये है, 16 फिल्म इन लोगों ने इकट्ठे साथ की, 16 फिल्म, और आखिर में जाकर जो रिश्तों में एक दरार आई वो आनी ही थी, क्योंकि दोनों जानते थे कि कोई भविष्य नहीं है। नरगिस तो ख़ास तौर से जानती थी, एक ऑलरेडी मैरिड मैन है, कृष्णा जी इतनी अच्छी इंसान हैं, तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा, ये तय। तो अब सिलसिला ऐसे होता है कि राज कपूर आखिरी बार उनसे रिक्वेस्ट की नरगिस से कि वो जो गाना है जागो मोहन प्यारे, 1956 की फिल्म जागते रहेगा, उसके अंदर आपने मुझे पानी पिलाना है या किरदार को, और वो बस ये लास्ट सीन होगा फिल्म का। इसी बरस में एक और बढ़िया फिल्म दोनों ने की थी, चोरी चोरी, जो मुझे दोनों की बेहतरीन फिल्म लगती है। क्या आपस में अंडरस्टैंडिंग थी। तो अब राज कपूर यहाँ अकेले पड़ गए। कहना बड़ा आसान है, जब ज़िंदगी से कोई जाता है, जब हाथ से वो उंगली छुटती है, जब एक रिश्ता टूट के बिखरता है, जब ख्वाबों की एक ऐसी चिता अपने सामने जलती है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो उस वक्त उसको सहना बड़ा मुश्किल होता है। और यही राज कपूर के लिए अब हो रहा था। खैर, उन्होंने ये सोचा कि रुकना तो है नहीं, और इसके बाद वो कुछ फिल्म करते रहे, जैसे माला सिन्हा के साथ में वो कर रहे हैं परवरिश कर रहे हैं, फिर सुबह होगी, नूतन के साथ में कन्हैया कर रहे हैं, शकीला के साथ में श्रीमान सत्यवादी। अब उनके मन में एक बात है कि मुझे एक फिल्म बनानी है, क्योंकि उन दिनों एक आंदोलन चल रहा था। विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन चलाया था। वो आंदोलन ये था कि डाकुओं का समर्पण कराया जा सकता है प्यार से, उन्हें समझाया जाए छोड़ दो ये रास्ते और आ जाओ सीधी राह पर। तो इस ख्याल को लेकर राज कपूर ने कहा ये ख्याल बड़ा अच्छा है भाई, अर्जुन देव रश्क साहब इसको फैलाओ, ज़रा पढ़ाओ। और अर्जुन देव रश्क जो है अच्छे राइटर थे, राइटर के साथ डायलॉग राइटर भी थे, और उन्होंने लिख के पूरा कंसेप्ट जो है राज कपूर को जब दिया, राज कपूर प्रसन्न हो गए कि भाई ये बनी ना बात। अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि डाकुओं के खेमे में आपको रोमांस पैदा करना है, आपको सेंसुअसनेस पैदा करनी है, और कहीं कहीं झरने के नीचे भी हीरोइन को नहलाना है। इसके लिए माला सिन्हा, नूतन और शकीला तो तैयार होने वाली थी नहीं, वो जानते थे राज कपूर। तो उन्होंने पद्मिनी साउथ से आकर अपनी जगह बना चुकी थी, और उनको कोई एतराज़ नहीं था कि सिनेमा के लिए जो भी करना पड़ेगा कोई बात नहीं, करेंगे ना। तो पद्मिनी इस फिल्म में आ गई। लेकिन मान के चलिएगा कि अभी राज कपूर अपने टूटे दिल से काम कर रहे हैं। बात अभी तक की जो देखी गई थी, राज कपूर की फिल्म का संगीत बहुत कमाल होता था, अब तक इम्प्रूव हो चुका था। राज कपूर के साथ मौजूद हैं शैलेंद्र, हसरत और शंकर जयकिशन, दत्ता राम से डिस्ट्रिक्ट। तो अब इसमें संगीत की जब बात आई, राज कपूर ने बुलाया दोनों को, और वहाँ सुनाया कि बात सुन के, स्टोरी सुन के शंकर जी ने तो कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। और जयकिशन ने कहा शंकर जी से, देखो भाई राज कपूर फिल्म बना रहे हैं तो कुछ होगा उसके अंदर, गाने तो हम कमाल बना लेंगे। और फिर ये तय हुआ कि चलिए गाने बनाने शुरू कीजिए। अब बात आई, इसमें एक बड़ा पावरफुल रोल जो है विलन का है, तो डाकू जो बड़ा ख़तरनाक है, जिसका नाम है राका। तो राका जो है उसके लिए किसको लिया जाए, तो इन्हीं दिनों महमूद के साथ में एक फिल्म कर रहे थे परवरिश राज कपूर। तो महमूद ने ये जाहिर किया, अरे देखो मैंने CID में विलन का रोल किया था, तो आप मुझे ये रोल दे दीजिए। लेकिन राज कपूर ने कहा नहीं महमूद, तुम्हारे लिए तो ये बहुत भारी है, इसके लिए मैं प्राण को लेता हूँ, क्योंकि प्राण साहब के साथ वो 1953 की फिल्म आहा में काम कर चुके थे। तो अब प्राण साहब जब आए तो देखा, प्राण साहब को 2 एडवांटेज थी। तो आँखों का इस्तेमाल ऐसे कर लेते थे कि कोई नहीं कर पाता था, ज़बान का इस्तेमाल भी ऐसे कर लेते थे कि कोई विलन नहीं कर पाता था। तो राज कपूर ने उनको लिया, लेकिन उन्होंने कहा डेंजरस नहीं लग रहे आप कुछ इसमें। तो उसमें फिर उन्होंने कहा कि अरे अपने मेकअप मैन से कहा, तुम्हें याद है बहुत अरसा पहले हम फिल्म बनाने वाले थे अजंता में जो हीरोइन को विग पहनानी थी, वो लेके आओ जरा, विग लेके आओ। विग लेकर जब राका के चेहरे पे लगाई गई तो ऐसा डेंजरस लगा। तो यहाँ से शुरू होता है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का इतिहास। तरुण दत्त इसमें सिनेमेटोग्राफर है, और इसी तरह से इस फिल्म के जो डायरेक्टर पे नाम है वो राधू कर्माकर का है। भाई मैं समझ नहीं पाया कि राज कपूर के होते हुए उनके सिनेमेटोग्राफर राधू कर्माकर जो है वो फिल्म की डायरेक्शन दें।
खैर ये राज कपूर और उनके बीच की बात है। अब यहाँ जब संगीत की बात करते हैं तो मैं शंकर जयकिशन की 2 फिल्म्स को सर्वोत्तम मानता हूँ, और ख़ास तौर से जिस देश में गंगा बहती है। आज मैं सोचता हूँ एक फ़ैसला कितना अहम होता है। अगर उस दिन जयकिशन जी ना मना सकते शंकर को तो संगीत कहाँ मिलता हमें। शुरू में ही ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला के पास से डफ बजाता जा रहा है वो सादा सा किरदार जिसे हम राजू के नाम से जानते हैं, और गाना गा रहा है, काम नए नित गीत बनाना, गीत बना के जहाँ को सुनाना, कोई न मिले तो अकेले में गाना, कबीराज कहे न ये ताज रहे, न ये राज रहे, न ये राज घराना, प्रीत और प्रीत का गीत रहे, कभी लूट सका न कोई ये खजाना। भाई जम गई बात। फिल्म शुरू हुई, ये गाना आया और ऐसा लगने लगा कि इसके बाद तो संगीत कमाल करेगा ही, और संगीत ने कमाल ही किया। इसके बाद जो भी गीत इस फिल्म का है वो अद्भुत है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती। अब ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है और इसका संगीत तो कमाल है। सारे ही गीत शैलेंद्र जी ने लिखे, लेकिन एक गीत जो है वो ज़रा सेंसुअस बनाना है, और राज कपूर की ये इंस्टिंक्ट बड़ी शार्प थी कि हर फिल्म में वो सेंसुअसनेस को बड़े ब्यूटीफुली और आर्टिस्टिकली प्रेजेंट करते थे। तो एक गाना इसमें हसरत साहब से गा गया। हसरत साहब ज़रा एक लिख दीजिए रोमांटिक सा ना। हसरत साहब के लिए क्या मुश्किल था, पद्मिनी झरने में मौजूद है। ओ मैंने प्यार किया, ओए है क्या जुल्म किया, ओ मैंने प्यार किया, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी। ऐसा सेंसुअस गाना है, लेकिन फिर वो फिल्म में जम जाता है, क्योंकि राज कपूर इस बात को जानते थे कि अगर सिर्फ डाकुओं के सहारे चलते रहे तो मनिटनी हो जाएगी। अब यहाँ त्रिकोण बनते चले जाते हैं। वो कम्मो जी हैं, पद्मिनी कम्मो जी प्यार करने लगी हैं, डाकू की बेटी हैं राज कपूर से, राजू से। उधर जो खतरनाक है राका, वो प्यार करता है कम्मो जी से। राका से प्यार करती है बिजली, इसका रियल नाम है चंचल, वो एक्ट्रेस अलग है, शायद वो मेरे ख्याल से मधुबाला की बहन थी। तो अब ये सारा सिलसिला चल रहा है और इसी के बीच में स्टोरी आगे बढ़ रही है, और राज कपूर ये कोशिश करते हैं कि भाई किसी तरीके से, राजू ये कोशिश करता है कि डाकू समर्पण कर दें और आगे जा कर के इनको काम करने का मौका दिया जाए। डाकुओं के खेमे पे एक गीत बड़ा खूबसूरत पिक्चराइज है, दिल का कंवल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा, इस प्यार की बाजी में हंसकर जो दिल हारा वो सब जीता, जो दिल हारा वो सब जीता। क्या ये जवाब है? सवाल क्या था? सवाल जो जवाब है बैतबाजी दोनों के बीच में करती है, यहाँ कम्मो जी और राजू के बीच में माल है। जाने कैसी ये मौजें अनजानी, दिल में आई जैसे याद पुरानी, याद पुरानी, तुमने ये क्या किया, लोग मुझको लगे हम भी है। लंबा गाना, इतना लंबा गाना, इतना थॉटफुल गाना, इतना प्यारा गाना शैलेंद्र जी ने लिखा, और इस पे अदाकारी है डाकुओं की। और इसमें जो साइड एक्टर्स हैं उसमें बड़ा पावरफुल रोल ललिता पवार का है। ललिता पवार अपने बच्चे को डांटती है और राज कपूर उसको रोकता है, और बच्चा खांस रहा है और माँ परेशान हो जाती है ललिता पवार, तो राज कपूर कहता है, माँ आज तुझे उसकी खांसी से इतनी तकलीफ हो रही है, जब उसे फांसी होगी तब क्या होगा। काम जाती है। और इनके पति के रूप में तिवारी तो बड़े कमाल के विलन थे, वो बैठे हुए हुक्का पीते हुए नाना पलसेकर, और उसके मामा जी राज कपूर के विश्व मेहरा, वो भी डाकू का रोल इसमें करते हैं। राज मेहरा जो है वो पुलिस सुपरिटेंडेंट है। भाई मैं क्या बताऊँ आपसे, इस फिल्म को जितनी बार मैं देखता हूँ और जितना इसको याद करता हूँ, और आखिर तक जाते तो राज कपूर ने कमाल कर दिया। एक तरफ लता जी गा चुकी हैं, ओ बसंती पवन पागल ना जा रे ना जा, और दूसरी तरफ आखिर में जो फिनाले है, आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की
मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। ऐसा ऑर्केस्ट्राइजेशन गाने का कभी हुआ ही नहीं। फेमस स्टूडियो में जब इसकी शूटिंग हो रही है, मतलब इसको रिकॉर्डिंग हो रही है, तो देखा बाहर से आवाज़ें आ रही हैं और साजिंदे तो बाहर आ चुके हैं कमरे के। तो राज कपूर ने कहा भाई जब ट्रैफिक खत्म हो जाएगा रात को तो 3 बजे के करीब हम इसको रात को करेंगे। और वहाँ जो रिकॉर्डिंग हुई है अपने ढंग का ये एक अद्भुत और अनोखा गीत है। मैं आपको गंगा का एक बहुत ही क्लोज लुक दे देता हूँ, क्योंकि इतनी साफ शफाफ गंगा बहुत कम दिखाई देती है। मैं बात कर रहा हूँ जिस देश में गंगा बहती है कि अब जिस देश में गंगा बहती है अपने ढंग की एक ऐसी फिल्म जो मेरे दिल में तो हमेशा ही रहती है। ये देखिए इतनी साफ, इतनी खूबसूरत अंदाज में। मैं तो आया भी बाकायदा कि मुझे गंगा की ये जो फिल्म की शूटिंग करनी है अपनी की, ये मैं ऐसे इलाके में जाके करूँगा जहाँ भीड़ भड़का नहीं होगा। वरना अभी जो शुरू में मैंने आपको हिस्सा दिखाया हरिद्वार का, उसमें आपने देख लिया होगा कि कितनी भीड़ हर की पौड़ी पर होती है। और ये जो है ये सीरेनिटी है, साइलेंस है, सोलेस है, चुपचाप गंगा यहाँ से बहती रहती है। ये गंगा यहाँ से बहते हुए लगभग 2300 किलोमीटर का सफ़र करते हुए पहुँच जाती है बंगाल में गंगा सागर। गंगा सागर में विलीन हो जाती है। और एक बार मैं गंगा सागर भी गया था। गंगा सागर में ये दिखती तो नहीं कहाँ विलीन हो रही है, लेकिन महसूस होने लगता है कि गंगा का सफ़र जो उसने शुरू किया था वो पूरा हो चुका है। फिल्म का संगीत बेहतरीन। प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, क्या खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किए गए हैं इसके सॉन्ग पिक्चराइजेशन। डाकुओं के जीवन की मनटनी होती उसको ख़त्म किया अलग अलग तरीके से राज कपूर ने। इसमें बीच में ह्यूमर भी मौजूद है, रोमांस भी मौजूद है, और छोटे छोटे से जो डायलॉग्स हैं वो बड़े अच्छे ढंग से अर्जुन देवरश्क साहब ने लिखे हैं। कुल मिला के ये फिल्म अद्भुत कहलाती है मेरे हिसाब से। 1 अगस्त 1960 को ये रिलीज़ हुई थी। और मैं जब भी कभी उधर ऋषिकेश की तरफ गंगा के लक्ष्मण झूले के करीब से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं राज कपूर को देख रहा हूँ और वो डफली बजाते हुए वहाँ से जा रहे हैं। एक फ़िल्म अद्भुत बन गई। 2 करोड़ रुपए के करीब कमाया इस फिल्म ने उस ज़माने में। आप सोच के देखिए राज कपूर का ख़जाना कितना भर गया होगा। लेकिन वो राज कपूर पैसे का कभी फिक्र नहीं करते थे और वो फिल्म बनाने में, कंसेप्ट्स में यकीन करते थे। आज गंगा के किनारे आकर मेरे मन में यही था कि जिस देश में गंगा बहती है का जिक्र किया जाए कि क्यों बनी, कैसे बनी। भाई सच ये है कि राज कपूर बिखर गए थे नरगिस से जुदा होने के बाद। अपने आप को समेटे रखने का, जोड़ के रखने का यही एक तरीका था, एक बड़ी सी फिल्म बनाई जाए। और वो बड़ी फिल्म जो उन्होंने बनाई वो थी जिस देश में गंगा बहती है। लेकिन इसके बाद वो जुट गए संगम में, और संगम में अब पद्मिनी की बजाय विजंती माला आ जाती हैं। और फिर उसके बाद में जब मेरा नाम जोकर 1970 में आती है, उस दिन फिर उस फिल्म के लिए उन्होंने पद्मिनी को बुलाया था। सिमी, पद्मिनी और कैसीना जो कि रशियन आर्टिस्ट थी। राज कपूर विजनरी थे। राज कपूर का संगीत का जो सेंस है वो तो आउटस्टैंडिंग है ही, लेकिन वो एक विजनरी ऐसा कि कमाल करके दिखाता था। जो करता था खुदा का बंदा बेहतरीन करता था। मुझे खुशी है कि मैं इतने खूबसूरत गंगा जल को आपको दिखा रहा हूँ। हर की पौड़ी में ज़्यादा नहीं जाता, लेकिन जाना इसलिए हुआ कि मेरे कुछ परिचित जो बेंगलोर में हैं उन्होंने कहा भाई देखो 2100-2200 किलोमीटर हो जाता है यहाँ से, हमारे से तो जाना होना नहीं वहाँ पे, तो थोड़ा सा गंगा जल ले आना। अब मैं यहाँ से भी भर सकता था बाहर से, लेकिन मैंने अपना वादा निभाया और मैं हर की पौड़ी पर गया, ब्रह्म कुंड में, जहाँ का जल सबसे स्वच्छ और सबसे पवित्र माना जाता है। और वहाँ से वो जल लेकर सल्पा सल्पा थोड़ा थोड़ा मैं उन लोगों को भेंट कर दूँगा। मेरा वादा पूरा हो जाएगा, उनको खुशी हो जाएगी। बेंगलोर में बैठे हुए पूजा पाठ में 2 छींटे अगर गंगा जल के दे दिए जाए ना, तो इंसान जानता है कि उसका जीवन जो है वो धन्य हो जाता है। और मेरा जीवन धन्य हो जाता है अगर मैं किसी की कही हुई बात को पूरा कर सकता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का वो हिस्सा है फिल्म्स, ये मेरी अपनी उड़ान है। इस उड़ान में कहाँ थकान है, तो ये इतना सुंदर दिखाई दे रहा है मंज़र, यहाँ तक आकर अपनी बात कहना मेरे लिए
बहुत ज़रूरी था और मैंने अपनी बात को इस रूप में कह भी दिया। गहरी फिल्म है जिस देश में गंगा बहती है। गाने भी बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखे गए हैं, लेकिन न जाने क्या सूझी होगी राज कपूर को कि अचानक वो एक जगह पे राजू यानी कैरेक्टर जो है मेन, वो बैठा हुआ एक दुविधा में है। और दुविधा ये है, डाकुओं से कहता है समर्पण कर दो, पुलिस वाले कहते हैं कि नहीं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता। दोनों के बीच में उसे समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, और वो एक जगह बैठा चुपचाप अपना सोच रहा है कि मैं इसमें क्या करूं। पीछे से एक आवाज़ आती है, ये आवाज़ मुकेश साहब, बड़ी गहरी आवाज़ है। कबीर सोया क्या करे, उठ न रोवे दुख, जाका बासा गोर में, सो क्यों सोए सुख, जीवन मरण विचार के पूरे काम सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार, जिन पंथों तुझ चालना, सो पंथ सवार। वक्त पे सही अंतर मन से कोई ध्वनि आ जाए तो जीना आसान हो जाता है, समस्या का निदान हो जाता है। और राज कपूर ने तय किया कि मुझे तो ये करना है, यानी राजू ने तय किया मुझे तो ये करना है। ये संशय था, जहाँ संशय समाप्त होता है वहाँ शांति आरंभ होती है। तो ये सीन मुझे हमेशा याद रहता है, ये आवाज़ मुकेश साहब की मुझे हमेशा याद रहती है, ये फिल्म मुझे हमेशा याद रहती है, क्योंकि अपने ढंग की इस फिल्म में गहन विचार अलग अलग तरीके से राज कपूर ने पेश किए। राज कपूर की टोली भी एट इट्स बेस्ट थी। बड़े अवार्ड मिले फिल्म फेयर के इस फिल्म को, और बहुत फिल्म फेयर अवार्ड पाने के बाद राज कपूर बड़े प्रसन्न भी हुए। लेकिन दिल में जो फांस चुभी होती है किसी के छूटने की, जो खलिश हो रही होती है, वो देर सवेर आके फिर घेर लेती है, और फिर इन्हीं सुनसान वीरान जगहों पे जाकर अपनी ज़िंदगी को खोजना होता है। और ये ख़यालात मुझे मुकेश साहब के गाए हुए जब भी कोई दुविधा हो बहुत प्रसन्नता देते हैं, मुझे बहुत सहारा देते हैं। यूँ भी मैं आज से 50 साल पहले जब दिल टूटता था या कोई परेशानी होती थी, अब तो दिल काफ़ी मजबूत हो गया है, क्योंकि दिल ने बहुत धोखे दिए हैं, आजकल दिमाग से काम लिया करता हूँ। ये डायलॉग तो दिलीप साहब ने बोला था। तो उस ज़माने में मैं कहा करता था, बाइक पे यहाँ पहुँच जाता था 50 साल पहले लगभग, मिला न कब, मिला न जब कोई भी सहारा, मिला न जब कोई भी सहारा, तो ढूंढ लिया गंगा का किनारा। तो गंगा से मेरा सानिध्य लगभग 50-55 बरस से है, और मैं यहाँ आता हूँ। ख़ास तौर से यहाँ जो ज़्यादातर लोग नहीं आते, क्योंकि रियल गंगा तो यही है, और इसमें से नहर के रूप में काट कर उसको हर की पौड़ी पहुँचा दिया गया। ये चुपचाप से, जैसे आज के ज़माने में हो रहा है ना, जो गहरे व्यक्ति हैं, शांत हैं, वो चलते चले जाते हैं, उन्हें नाम की, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत की ज़रूरत नहीं होती। और देखा आपने हर की पौड़ी की तरफ आप मुड़ जाइए, जहाँ मंदिरों से पार गंगा गई, उसके बाद वो एक नहर बन के रह जाती है। लेकिन लोग सोचते नहीं इस बात को, जानते नहीं इस बात को। मैं समझता जानता हूँ। इसकी शांति देखिए, इसका साइलेंस देखिए, इसकी सोलेंस देखिए, इसकी सीरेनिटी देखिए, गंगा की यहाँ अद्भुत है।